नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी की बात कर रहे थे और आपको ये कहा गया था कि जो उसका शुरुआती हिस्सा है वह पूरा थर्मोकेमिस्ट्री वाला रहता है, यानी ऊष्मा रसायन। ऊष्मा रसायन में हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाला ऊष्मा का परिवर्तन ज्ञात करते हैं। उस कैटेगरी में हम चल पड़े थे और वहां दो प्रकार की ऊष्माओं को स्पष्ट कर दिया गया था इससे पहले। एक आपका संवहन ऊष्मा था, फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा आपका दहन ऊष्मा था, जिसे हमने हीट ऑफ कंबंशन कहा था। ठीक है ना, यहां तक बात कल हो चुकी थी और विभिन्न न्यूमेरिकल्स इनसे रिलेटेड किए थे, मिक्स न्यूमेरिकल्स भी किए थे कि भाई संवहन दे रखी हो तो दहन कैसे निकालना, दहन दे रखी हो तो संवहन कैसे निकालना। यह सारी जानकारी आपके सामने कल तक दे दी गई थी। अब यहां से अगले प्रकार की हीट पर हमको जाना है, थर्ड टाइप ऑफ हीट। यह विभिन्न विभिन्न प्रकार की ऊष्माओं के बारे में पढ़ा जा रहा है और यह वर्गीकरण किस आधार पर है? रिएक्शन की प्रकृति के आधार पर। दहन हो रहा है, कंबंशन हो रहा है तो हीट ऑफ कंबंशन बोल देते हैं, निर्माण हो रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन कह देते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह देंगे, सरल बात। तो तीसरा, थर्ड टाइप इज उदासीनीकरण ऊष्मा, यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, डेल्टा एच एन। इसको हम डेल्टा एच एन कहेंगे। उदासीनीकरण ऊष्मा यानी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? देखिए, यहां यह तो बात क्लियर है कि उदासीनीकरण का मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन है। सभी प्राणियों को यह बात मालूम है कि जब हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो उसका सीधा मतलब है कि आप एसिड और बेस को आपस में मिला रहे होंगे और सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे होंगे, लवण प्लस जल बन रहा होगा। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर हर बार की तरह यहां पर भी जो डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं उस डेफिनेशन के अंदर कुछ न कुछ तो आधार तय किया गया होगा, बेस बनाया गया होगा कि भैया कितना अमाउंट, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो होती है कि नहीं। तो यहां पर भी कुछ डिफाइन किया गया है। यहां तुल्यांक शब्द का उपयोग होगा। तुल्यांक वही है जो बार बार घूमकर आता है हर चैप्टर में, कभी मोल, कभी विद्युत रसायन, कभी ऊष्मा गति। ठीक, डेफिनेशन देखें फिर समझने की कोशिश करेंगे परिभाषा क्या है। ध्यान से देखिएगा, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल या क्षार, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि यहां पर 1 ग्राम तुल्यांक लिया गया है, मोल नहीं बोला है, मतलब समझाऊंगा। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल या क्षार के उदासीनीकरण से मुक्त ऊष्मा, डेल्टा एच एन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, लिखाइए ऊपर, कहलाती है व्हाट इज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा एच एन क्या है? डेल्टा एच एन मतलब एक तुल्यांक अम्ल या क्षार लें तो बच्चों को जो एक तुल्यांक अम्ल या क्षार क्या होता है? एक तुल्यांक अम्ल का मतलब है उसके तुल्यांकी भार के बराबर। एक और डेफिनेशन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमेशा याद रखना, एक तुल्यांक अम्ल से 1 मोल H प्लस बनता है, एक तुल्यांक अम्ल से 1 मोल H प्लस बनता है और एक तुल्यांक क्षार से 1 मोल OH माइनस बनता है। एक तुल्यांक अम्ल से 1 मोल H प्लस बनता है, एक तुल्यांक क्षार से 1 मोल OH माइनस बनता है। इसीलिए यहां तुल्यांक शब्द का उपयोग किया गया है। बहुत ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, एक तुल्यांक अम्ल से हमेशा 1 मोल H प्लस बनेगा, चाहे कोई भी एसिड ले लीजिए। इसीलिए तुल्यांक यूज करा, न कि मोल। यदि मैं कहता 1 मोल एसिड तो मेरे भाई HCl के 1 मोल से 1 मोल H प्लस बनता है, H2SO4 के 1 मोल से 2 मोल H प्लस बनता है, H3PO4 के 1 मोल से 3 मोल H प्लस बनता है। और तो सबके अंदर तो अलग अलग डेफिनेशन यूज करनी पड़ती। तो मेरे भाई एसिड और बेस के लिए मोल शब्द का उपयोग न करके
तुल्यांक शब्द का उपयोग किया गया है उसके पीछे का लॉजिक समझे हैं, क्योंकि किसी भी अम्ल के एक तुल्यांक से हमेशा 1 मोल H प्लस बनता है। वी आर ऑलवेज गेटिंग 1 मोल H प्लस फ्रॉम 1 इक्विवेलेंट एसिड। ध्यान रखना, इस बात को मैं यहां स्पष्ट रूप से लिख रहा हूं क्योंकि यही इसकी सबसे काम की बात है। ध्यान रखना, एक तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक वो एक ही बात होती है, जानते हैं अपन अच्छे से, कई बार इसका उपयोग किया जा चुका है पहले ही। अम्ल से सदैव, कोई भी अम्ल हो, एक तुल्यांक अम्ल से सदैव 1 मोल H प्लस कंफर्म है, चाहे कोई भी अम्ल हो, तथा एक तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक क्षार से एक मोल OH माइनस प्राप्त होता है। यानी जब आप कहते हो कि एक तुल्यांक अम्ल, इसका मतलब 1 मोल H प्लस, जब आप कहते हो एक तुल्यांक क्षार, इसका मतलब 1 मोल OH माइनस कन्फर्म। यानी मूल रूप से तो आप इस प्रक्रम की बात कर रहे हो फिर तो, ये इस प्रोसेस में जो हीट चेंज होता है, इसमें जो ऊष्मा निकलती है, इस प्रक्रम में जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा जो उत्सर्जित होती है, उसी ऊष्मा उत्सर्जित को हम डेल्टा HN बोल रहे होंगे फिर तो। इसमें जो ऊर्जा निकल रही है उसी को डेल्टा HN बोलते हैं। यहां ध्यान रखना, ये 1 मोल H प्लस है भाई मेरे, यहां जो लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये है बेटा 1 मोल H प्लस, जो कि कहां से आया होगा, वह आया होगा एक तुल्यांक अम्ल से। दोनों बातें सेम ही हैं, दे बोथ आर सेम। फिर इधर बात करूं तो यहां पर क्या होगा, ये है 1 मोल OH माइनस, और ये सदैव कहां से आया होगा, एक तुल्यांक क्षार से आया होगा। यह बात दोनों सेम है, और यहां पर क्या बना, 1 मोल H2O बना। इसको बहुत ध्यान से समझें, ये सबसे बेसिक बात हमने यहां लिखी है, ये सबसे बेसिक रिक्वायर्ड थिंग है, ठीक है ना। बहुत ही जरूरी बात यहां हमने लिखी है, इसको बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से इसको देखिए। क्या कहना चाह रहे हैं हम, 1 मोल H प्लस, 1 मोल H प्लस, एक तुल्यांक अम्ल, 1 मोल OH माइनस या एक तुल्यांक क्षार, एक ही बात है ना, और इससे 1 मोल H2 बनेगा। अरे H प्लस और OH माइनस 1-1 मोल है, तो कॉमन सेंस है ना कि उससे वाटर भी 1 मोल H2 बनेगा। तो क्या मैं इसको वाटर के फॉर्म में डिफाइन कर सकता हूं? यस। तो फिर मैं यहां इसकी ऐसी डेफिनेशन भी बना सकता हूं कि H प्लस एवं OH माइनस के संयोग से, कॉम्बिनेशन, 1 मोल H2O बनने पर मुक्त ऊष्मा क्या कहलाती है? मुक्त ऊष्मा क्या कहलाती है? डेल्टा HN कहलाती है। इसको हम डेल्टा HN कहते हैं। इट इज नॉन एज डेल्टा HN। H प्लस एवं OH माइनस के संयोग से 1 मोल H2O बनने पर जो मुक्त ऊष्मा कहलाती है उसको डेल्टा HN कहते हैं, यानी कि इसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। इट इज नॉन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखिए मैंने 2 तरह से डिफाइन किया है बच्चों, डेल्टा HN को मैंने 2 तरह से आपके सामने रख दिया है। या तो आप कहें एक तुल्यांक, इसको 2 तरह से परिभाषित कर रहे हैं, या तो एक तुल्यांक अम्ल और एक तुल्यांक क्षार के कारण, या फिर 1 मोल H2O। जब H2O के रूप में बात की है तो 1 मोल बोल रहा हूं, जब अम्ल और क्षार की बात की है तो एक तुल्यांक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान से इसे देखें और समझें। 2 तरह से मैंने यहां परिभाषित कर दिया इसको।
एक तुल्यांक अम्ल, एक तुल्यांक क्षार, या तो आप एक तुल्यांक अम्ल एक तुल्यांक क्षार कह लीजिए, निश्चित तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं, या फिर आप इसे 1 मोल H2O भी बोल सकते हो। जब H2O की बात हो रही है तो मोल शब्द का उपयोग हो रहा है, जब अम्ल और क्षार की बात हो रही है तो तुल्यांक शब्द का उपयोग किया है। उम्मीद है यहां तक मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और बता दूं कि जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, अम्ल और क्षार यदि दोनों प्रबल हो ना, याद वाली बात नहीं है, वह है दोनों ही एक साथ, अम्ल व क्षार दोनों, यदि अम्ल व क्षार दोनों प्रबल हों, अम्ल और क्षार दोनों प्रबल होने पर डेल्टा HN का मान लगभग ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके होता है, तो लगभग यह माइनस का 13.7 किलो कैलोरी, ठीक है ना, मतलब इतनी ऊष्मा निकलती है, या इसको किलो जूल में बताएं तो 57 यानी कि 57.1 किलो जूल होती है। निश्चित तौर पर आपको यह बात अच्छे से ज्ञात होगी कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 कॉमन है, तो शायद छोटी क्लास में 8, 9, 10 लेवल पर आ जाता है। यानी आपके यदि अम्ल और क्षार दोनों ही स्ट्रांग हो, if your both acid and the base are strong, यदि अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल हो तो डेल्टा HN का मान लगभग इतना होता है। यह फिक्स है। कारण उसका क्लियर यहां दिखाई देता है कि अपन को मतलब H+ और OH- से है। अरे एसिड कौन सा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, यदि वो स्ट्रांग है तो। वीक होने पर फर्क पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्यों। अरे वीक की तो नेचर ही अलग है ना मेरे भाई, तो फर्क पड़ेगा। यदि दोनों स्ट्रांग है ना, यदि दोनों स्ट्रांग हैं तो बहुत सिंपल सी चीज है कि यदि एसिड भी स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है ना, तो कौन सा एसिड कौन सा बेस, उससे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। लगभग सभी के लिए यह मान फिक्स ही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मूल रूप से इस प्रोसेस की हीट है वो, और इस प्रोसेस में कहां आ रहा है कौन सा एसिड है बताइए। इस प्रोसेस में तो सिर्फ H+ लिखा है हमने, और इस प्रोसेस में सिर्फ OH- लिखा है हमने। क्लियरली आपके सामने है ये चीज कि 1 मोल H+ एक तुल्यांक अम्ल से आता है, 1 मोल OH- एक तुल्यांक क्षार से आता है। यह बात कंफर्म है। और उससे 1 मोल H2O ही बनेगा, उससे 1 मोल H2O ही बनेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यह बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी। तो एक बात यहां पर नजर आती है कि भैया यानी कोई दुर्बल हुआ, चाहे अम्ल हुआ चाहे क्षार हुआ या दोनों हुए, तो फिर निकलने वाली हीट क्या इससे अलग होगी? यस, उस समय इससे निकलने वाली हीट कम हो जाएगी। क्या मतलब है? देखिए यहां पर, यदि अम्ल या क्षार या दोनों, ऐसा भी हो सकता है, क्या हो? दुर्बल, वीक हो, तो निकली ऊष्मा तेरह 13.7 किलो कैलोरी से कम होती है। अब ऐसा क्यों होता भाई? पहली बात तो कम होती है का क्या मतलब निकालोगे? कम होती है का क्या मतलब निकालोगे? इज इट -11.7 और इज इट -15.7? क्या कहोगे? यह भी समझने वाली बात है। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि कम होती है, यहां तक तो ठीक है, तो कम होती है का क्या मतलब है? इसको मैं -11.7 कहूं मानूं, या फिर इसको मैं -15.7 मानूं, किसको कम कहूंगा? ध्यान रखना कि -11.7 छोटा है यहां पर -13.7 से। यहां वो गणितीय रूप से नहीं इसको जज करें आप। क्यों? देखो सिंपल है, -13.7 का मतलब 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रही है। -13.7 का मतलब 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रही है, और -11.7 का मतलब 11.7 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रही है। भाई मेरे माइनस साइन तो सिर्फ ये बताता है कि ऊष्मा निकल रही है, तो 11.7 ही छोटी होगी ना, 13.7 से बड़ी कैसे हो जाएगी बताइएगा? -13.7 का मतलब 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा निकली, -11.7 का मतलब 11.7 किलो कैलोरी ऊष्मा निकली। तो कॉमन सेंस है कि 11.7 छोटा ही होगा, 13.7 से बड़ा तो कैसे हो सकता है बताइएगा? बात समझे?
सो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि यदि अम्ल या क्षार या दोनों दुर्बल हुए तो निकली ऊष्मा कम होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको मालूम है ना कि दुर्बल अम्ल और क्षार है, इसका मतलब वो पूरी तरह से वियोजित नहीं होंगे। क्या मानते हो? यदि एसिड और बेस वीक है तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट होंगे क्या? नहीं होंगे। दे आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। अरे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की परिभाषा ही है कि वो पूरी तरह से वियोजित नहीं होंगे। अब जब पूरी तरह से वियोजित नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ऊष्मा या ऊर्जा का भाग उनको वियोजित करने में खर्च हो जाएगा हमारा। दुर्बल की डेफिनेशन क्या होती है? एक दुर्बल विद्युत अपघट्य की परिभाषा क्या होती है? कि वो पूरी तरह से वियोजित नहीं है। अब यहां रिएक्शन करनी है तो H+ तो चाहिए ना अपन को, तो H+ बनाने के लिए ऊर्जा का कुछ भाग खर्च हो जाएगा। अब जब कुछ भाग खर्च हो रहा है तो निकलने वाली ऊर्जा तो कम ही होगी। निकलने वाली ऊर्जा का कुछ भाग कंज्यूम हो रहा है तो रिलीज हुई हीट तो कम ही हो जाएगी ना। सिंपल बात। सो दुर्बल अम्ल और क्षार होने पर ऊष्मा या ऊर्जा का कुछ भाग उनके आयनन में खर्च हो जाता है और इस वजह से निकलने वाली ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भैया बता क्यों दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान थोड़ा कम होता है? क्योंकि वो पूरी तरह से आयनित नहीं होते, उनको आयनित करना पड़ता है और उसके लिए ऊर्जा लगती है। तो देखिए इस बात को हम कह रहे हैं क्योंकि ऊष्मा का कुछ भाग किसमें खर्च हो जाता है? उन्हें आयनित करने हेतु प्रयुक्त हो जाता है। इसे कहते हैं डेल्टा HIN, यानी आयनन ऊष्मा या आयनीकरण ऊष्मा। आयनन की बजाय आयनीकरण कहेंगे तो बेटर रहेगा। आयनीकरण ऊष्मा आयोनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में उन्हें आयनित करने में खर्च हो जाता है। ऊर्जा का कुछ भाग उनको आयनित करने में खर्च हो जाता है, उनको डिसोसिएट करने में खर्च हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं। यानी दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के लिए यहां मैं एक हल्का फुल्का सूत्र लिख सकता हूं। देखिए क्या है वो। दुर्बल अम्ल ऑब्लिक क्षार दोनों हो सकते हैं। डेल्टा HN यानी कि उनके लिए जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू आती है वह कितनी आएगी? वह -13.7 तो खैर होगा ही होगा, लेकिन उसमें और क्या जोड़ दीजिए? डेल्टा HIN जोड़ दीजिए। ये साधारणतया धनात्मक होगी। डेल्टा HIN का मान नॉर्मली क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये डेल्टा HIN है क्या मेरे भाई? डेल्टा HIN आयनीकरण ऊष्मा है दुर्बल अम्ल और क्षार की। यू कैन कॉल इट एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनीकरण ऊष्मा है ये। तो ध्यान रखना कि ये जो है ना वह साधारणतया पॉजिटिव होती है। साधारणतया क्यों बोल रहा हूं अभी बताऊंगा उसको भी। नॉर्मली ये पॉजिटिव होती है। कॉमन सेंस है ये नेगेटिव है, ये तो दिख ही रहा है, आगे ही नेगेटिव लिखा है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगी? लेस नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? देखो आप खुद इस एक्सप्रेशन को देखो, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। इस एक्सप्रेशन से आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं यहां क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका डेल्टा HN है, आपका जो डेल्टा HN है वह लेस नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि डेल्टा HIN साधारणतया क्या है? डेल्टा HIN साधारणतया आपका पॉजिटिव। क्योंकि वह पॉजिटिव है तो निश्चित ही तौर पर निकलने वाली ऊर्जा या निकलने वाली ऊष्मा के मान में कमी आएगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि निकलने वाली ऊष्मा या ऊर्जा के मान में कमी क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ ऊर्जा का भाग कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रहा है। क्या करने में? आयनित करने में, आयोनाइजेशन में। उनके आयनीकरण के अंदर इसको हम आयनीकरण के अंदर क्या कर रहे हैं? प्रयुक्त कर रहे हैं। आयनीकरण में प्रयुक्त होने की वजह से, आयोनाइजेशन में यूज करने की वजह से जो निकलने वाली ऊष्मा है वह घट गई है। यह कंपैरेटिवली लेस नेगेटिव आ रही है।
ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो फाइनली जो ये आंसर आ रहा है वो आपका लेस नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है बात आप समझे कि हमने यहां क्या कहने की कोशिश की। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि डेल्टा एच आई एन की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन यहां एक विशेष केस और है, अलग से नोट डाल के बताता हूं उसको। और वो क्या है, HF की बात कर रहा हूं जो कि दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अब दुर्बल अम्ल है तो उसके लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 से कम नेगेटिव होना चाहिए, यानी कम ऊष्मा निकलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। HF एक दुर्बल अम्ल है, परंतु इसकी डेल्टा HN माइनस का 13.7 से अधिक होती है। अब ये क्या नया आ गया फंडा भाई, कोई तो खास कारण होगा इसके पीछे। अभी तो आपने कहा कि भैया दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होने पर आयनीकरण ऊष्मा का मान घट जाता है, लेकिन आप यहां पर कह रहे हैं कि ये मान अधिक हो रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मैं अभी बता रहा हूं, ऐसा F माइनस के उच्च जल योजन के कारण होता है। अभी मैं बताता हूं। देखो F माइनस, देखो HF जो आप उसको पानी में घोलोगे तो वो ये बनाएगा, इसका आयनन भी हो रहा है इसके अंदर और जल योजन भी हो रहा है। देख रहे हो, ये A क्यों लिखा है मेरे भाई? यहां इसका जल योजन भी हो रहा है, यहां इसका जल योजन भी हो रहा है, यहां इसका जल योजन देखने में आ रहा है, HF ब्रेक हो रहा है, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज H प्लस एक्वस एंड F माइनस एक्वस, है ना, यहां जल योजन है। अब आपको हमेशा से मालूम है कि फ्लोराइड जो होता है वो बहुत ज्यादा खींचता है, बहुत ज्यादा खींचेगा वाटर को अपनी ओर, तो इसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, F माइनस का हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। हमेशा जल योजन में ऊर्जा निकलती है बेटा, तो आयनन के अंतर्गत ही इसके अंदर जल योजन हो जाता है, और वो आयनन में तो ऊर्जा लगनी चाहिए थी, बिल्कुल लगती भी है, लेकिन जल योजन के कारण निकलने भी लग जाती है। तो फाइनली क्या होता है, उससे उच्च जल योजन ऊर्जा के कारण HF की डेल्टा HIN क्या हो जाती है, ऋणात्मक होती है। उल्टा हो गया मामला, उल्टा हो गया प्रोग्राम। अभी तक तो आप कह रहे थे कि डेल्टा HIN पॉजिटिव होती है, लेकिन उसमें एक स्टेप ऐसी जुड़ गई, एक ऐसी स्टेप जुड़ गई जिससे बहुत अधिक मात्रा में हीट निकली, तो ओवरऑल जो फाइनल हुआ, ओवरऑल फाइनली क्या हुआ, ओवरऑल फाइनली नेगेटिव हो गया मामला। ओवरऑल फाइनली ये रहा कि नेगेटिव हो गया, यानी कि आपका जो समीकरण था ना उसमें क्या गड़बड़ हो गई। देखो ये था डेल्टा HIN, सॉरी डेल्टा HN, ये था माइनस का 13.7 और ये था डेल्टा HIN। अब बेटा क्या हुआ कि उसके केस में एक स्पेसिफिक बात ये नजर आ रही है कि ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव है, वो तो दिख रहा है आपको। अब भाई साहब ये दोनों नेगेटिव हो गए तो ये मोर नेगेटिव आने लग जाएगा, ये अधिक ऋणात्मक आने लग जाएगा। तो ये एक स्पेसिफिक केस है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आमतौर पर डेल्टा HIN धनात्मक होती है, आमतौर पर डेल्टा HIN धनात्मक होती है। जैसा मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि यह साधारणतया पॉजिटिव होती है तो वह नेगेटिव कम आने लगती है, यानी लेस नेगेटिव आने लगती है। लेकिन यहां पर यह नेगेटिव है तो डेल्टा HN मोर नेगेटिव आने लग जाएगी, और उसके नेगेटिव होने के पीछे क्या है, उच्च जल योजन ऊर्जा, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो किसकी वजह से है, F माइनस की वजह से। ठीक है भाई, उम्मीद है बात आप समझे होंगे। यहां पर मैंने क्या कहा, मैं फिर बोल रहा हूं, देखो बच्चों, बात चल रही है उदासीनीकरण ऊष्मा की, यानी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या बताया मैंने उसमें, मैंने ये कहा कि आप एक तुल्यांक अम्ल या एक तुल्यांक क्षार का उदासीनीकरण कराते हो तो जो हीट निकलती है उसको बोलते हैं। एक तुल्यांक ही क्यों लिया,
क्योंकि एक तुल्यांक अम्ल से हमेशा 1 मोल H+ बनेगा, एक तुल्यांक क्षार से हमेशा 1 मोल OH- बनेगा, कंफर्म है। दोनों के एक एक तुल्यांक लूंगा तो दोनों के एक एक तुल्यांक से 1 मोल H+ और OH- आएंगे, और उससे फाइनली वाटर भी कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, 1 मोल वाटर बनेगा। ठीक है ना। वाटर पी लिया जाए इसी बात पर। ठीक, सो 1 मोल वाटर यहां बन रहा है। और हमने ये कहा कि भैया दोनों यदि स्ट्रांग बैठे हैं आपके पास, एसिड और बेस दोनों ही यदि स्ट्रांग हो, ठीक है ना, सो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों ही यदि आपके स्ट्रांग हो, सो ऐसी स्थिति के अंदर यह कंफर्म है, ऐसी स्थिति में कंफर्म है कि निकलने वाली हीट जो है वह -13.7 लगभग होती है। ये 13.7 किलो कैलोरी है ना। और यदि कोई भी एक वीक ठहरा ना तो भैया फिर गड़बड़ हो जाती है, ये कम होती है, क्योंकि कुछ ऊर्जा किसमें खर्च हो जाती है, उनके आयनाइजेशन में, उनके आयनीकरण में। कुछ ऊर्जा का अमाउंट उनके आयनीकरण में कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, कुछ ऊर्जा का अमाउंट उनके आयनीकरण में काम में आ जाता है। लेकिन एक स्पेसिफिक केस भी हमने यहां डिस्कस किया कि HF जैसा दुर्बल अम्ल होने पर, HF जैसा दुर्बल अम्ल होने पर क्या हो रहा है, HF जैसा दुर्बल अम्ल होने पर क्या हो रहा है कि जो निकलने वाली हीट है वह और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनके लिए जो डेल्टा HIN है, उनके लिए जो डेल्टा HIN है वह कंपैरेटिवली क्या है, नेगेटिव है। उनके लिए जो डेल्टा HIN है वह कंपैरेटिवली नेगेटिव है, और नेगेटिव होने की वजह से यहां पर यह चीज दिखाई देती है जो आपके सामने हमने रखा। ठीक है ना, बात समझ रहे होंगे। उम्मीद है ये बात आपने समझी कि मैंने क्या कहना चाहा है। सारे इक्वेशंस आपके सामने सेट है। अब समय आ चुका है कि हम बात करें इस पर न्यूमेरिकल की। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए जो भी मैंने बताया। अब हम सवाल की बात करेंगे। देखिए सवाल क्या आते हैं इस पर, किस तरह के, कई तरह के सवाल देखने में आएंगे, एक एक करके बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूं कि हमारे पास 100 ml 0.1 m NaOH है, और इसका न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण 100 ml 0.1 m NaOH HCl, नॉट NaOH, दोनों स्ट्रांग है, से करवाने पर एक तरफ 100 ml 0.1 m NaOH है, दूसरी तरफ 100 ml 0.1 m HCl है, और दोनों का परस्पर न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हैं। मुक्त ऊष्मा कितनी होगी? What is the amount of heat release? कितना हीट रिलीज होगा, कितना अमाउंट ऑफ हीट यहां रिलीज होगा, यह आपसे पूछा गया है। दोनों आपने जो है वो 100 ml लिए हुए हैं और आप यहां न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं, तो हमसे पूछा गया कि बताइए कितना अमाउंट ऑफ हीट यहां रिलीज होने वाली है। तो एक तो बात आपके दिमाग में आती होगी कि सर स्ट्रांग है तो बिड़ते ही 13.7 कर दो ना भाई मेरे, वह तब है जब 1 मोल H2O बन रहा हो। क्या यहां 1 मोल H2O बन रहा है? अरे नहीं, यहां कहां 1 मोल H2O बन गया, यहां तो बहुत कम मात्रा में H2O बना है। तो आपको पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा प्रभु कि इसमें H2O कितना बन रहा है। H2O कितना बन रहा है उसके अनुसार, H2O कितना बन रहा है उसके अनुसार आपको डेल्टा HN निकालनी पड़ेगी। ऐसे नहीं निकलेगा, इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो रिएक्शन कुछ यूं है कि NaOH इज कंबाइनिंग विद द HCl, मिलीमोल वाला मामला है मेरे भाई। पता करना पड़ेगा कि कितना यहां पर H2O बनता है। देखो मिलीमोल NaOH के इसके या नहीं है, या नहीं है,
मानते हो इतना तो 10 मिलीमोल से क्रिया करेंगे तो 10 ही बनेंगे H2O के। अभी क्रिया के बाद, अरे तो जानते हो कि नहीं इतना तो। रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है? व्हाट हैपन आफ्टर रिएक्शन इज, रिएक्शन के बाद ये हुआ कि ये हो गया समाप्त, ये हो गया समाप्त, ये बना 10, ये भी बना 10। हमें मतलब है बस इस 10 से H2O के कितनी मिलीमोल बने, यही हमको ज्ञात करना था, क्योंकि हमको मालूम है कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लिए 13.7 होती है। देखिए कभी कभी यहां पर ऐसे लिख भी देता है कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लिए डेल्टा HN का मान 13.2 है, तो फिर ठीक है आप 13.2 यूज करो, प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने कहा है वो अप्रोक्स होता है। कभी कभी लिख देता है 12.68 है, तो आप 12.68 यूज करो ना। जो उन्होंने दिया है आंकड़ा तो फिर वही यूज करना पड़ेगा, और जो नहीं दिया है तो फिर आप 13.7 यूज कर लो। यदि आपको वो चाह रहा है कि आपको मालूम हो कि कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, तो देन यू कैन यूज 13.7। और उसने अगले नहीं दे रखा है कि भैया 13.5 है, तो आप 13.5 यूज करोगे ना फिर तो। यदि सवाल में आपको प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की डेल्टा HN दी गई हो, तो जो दी गई हो वैल्यू उसी का यूज करें। समझ रहे हैं? यहां फिलहाल तो 10 मिलीमोल से हम क्या फायदा उठाएंगे, देखिएगा। 1 मोल, जब हमारे पास 1 मोल H2O होता है, 1 मोल H2O प्राप्त होने पर मुक्त ऊष्मा वह कितनी होती है? हमने वही हिसाब लगा लिया अपना, जो हमको मालूम था पहले से कि भैया ये जो मुक्त ऊष्मा होती है वो घटा 13.7 किलो कैलोरी होती है। यहां फिलहाल कितने मोल बन रहे हैं? 10 की घात -2 मोल बन रहे हैं। तो उससे प्राप्त होने वाली ऊष्मा माइनस की 13.7 इंटू 10 की घात -2 किलो कैलोरी होगी। यहां पर एक बात ध्यान रखें कि ऑब्वियस सी बात है कि एक मिलीमोल में 10 की घात -3 मोल होते हैं, ये तो मालूम ही है अपन को। तो वहां 10 मिलीमोल बन रहे थे ना भाई, 10 मिलीमोल बन रहे थे, तो उसके संगत हमने आंसर निकाल दिया 10⁻² के हिसाब से, क्योंकि मोल 10⁻² होगी, 10⁻² होगी, 10⁻² होगी। ठीक है, बात समझे? क्लियर है? एक और इसी में थोड़ा सा बदला हुआ सवाल भी आपके सामने आ सकता है, तो अभी बदल देते हैं उसको। देखो, मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि 0.2 m 200 ml H2SO4 ले लेता, मामला चेंज होता ना, का उदासीनीकरण 0.1 m 150 ml 150 ml NaOH से कराया जाए। अब मामला थोड़ा चेंज है। उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। पॉइंट 2 m 200 ml H2SO4 का न्यूट्रलाइजेशन आपने कराया, और उसके लिए आपने 0.1 m 150 ml NaOH यूज किया है। थोड़ा सा मामला यहां गंभीर हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल से क्रिया यहां फिलहाल नहीं करेगा, तो आपको थोड़ा सा मामले को बैलेंस करना पड़ेगा, और वही आपका ऑल टाइम फेवरेट लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। आपको याद ही होगा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। तो देखिए क्या हम कह रहे हैं, देखिए H2SO4 ले लिया, यहां एसिडोवा चेंज हो गया है भाई, और NaOH से उसकी क्रिया करा रहे हैं। Na2SO4 बन रहा है प्लस 2 moles of water. What we are getting here is 2 moles of water. अब देखिए इनके मिलीमोल्स क्या क्या हैं, क्या क्या इनके मिलीमोल्स हैं। 0.2 इंटू 200 है और 0.1 इंटू 150 है। 0.2 into 200, this is 0.2 into 200
दिस इज 0.1 इंटू 150। ठीक बात है। ये क्या है, यह मिलीमोल है, प्रारंभिक मिलीमोल, प्रारंभिक मिलीमोल। इससे तो हमने बहुत बार देखा है ना, किसके अंदर मोल कंसेप्ट में बहुत बार किया मेरे भाई। ये नहीं है, ये नहीं है। अभिक्रिया के बाद क्या होगा, व्हाट हैपन आफ्टर रिएक्शन इज, आप समझ सकते हैं विच वन इज एलआर, कौन लिमिटिंग रिएजेंट साबित होगा यहां। निश्चित तौर पर लिमिटिंग रिएजेंट यहां पर आपका NaOH है, क्योंकि इसके मिलीमोल है 15 और इसके 40। तो ये हो गया बेटा LR। कौन हो गया ये, LR। तो LR तो आप जानते ही क्या करता है, खत्म हो जाता है, और बेचारा क्या करेगा, ये तो रिएक्शन में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब इसके 2 मोल से 1 मोल, ये कहानी बहुत बार बता चुका हूं पहले ही, इसके 2 मोल से 1 मोल क्रिया करते हैं तो 15 से तो 7.5 करेंगे। हालांकि हमें कोई लेना देना नहीं है इसके मिलीमोलों से, हमें जो मतलब है वह सीधे सीधे इसके भी 7.5 बनेंगे, हमें सीधे सीधे सिर्फ वाटर के मिलीमोल से मतलब है मेरे भाई, बाकियों से हमें यहां फिलहाल कोई लेना देना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपका वाटर के मिलीमोल से ही पूरा होगा। समझ रहे हो, ये 15 थे ना, तो मेरे भाई 15 के करस्पॉन्डिंग ये 7.5 और 15 से 15, और इसके 2 मोल से 1 मोल क्रिया करता है तो 15 से 7.5 क्रिया क्रिया होंगे। हालांकि कोई मतलब है नहीं H2O सपोर्ट से हमको फिलहाल। सो उम्मीद है बात समझ गए, 15 मिलीमोल H2O बनेगा। एक बार ये जानकारी आ गई फिर तो ये प्रश्न बहुत आसान हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं हो सकती। कैसे, 1 मोल, वही आंकड़ा फिर से कि 1 मोल H2O से प्राप्त ऊष्मा, 1 मोल H2O से प्राप्त ऊष्मा कितनी होती है, वही पुरानी किलो कैलोरी। तो 15 इंटू 10 की घात -3 मोल, क्योंकि 15 मिली मोल है ना, कहो उड़ाओ, कितनी होगी, माइनस की 13.7 इंटू 15 इंटू 10 की घात -3 किलो कैलोरी। देखें प्रश्न आपके सामने है, एक नजर डालें इस पर कि क्या हमने किया। स्क्रीन आपके सामने रखी गई है, थोड़ा सा समझने का न्यूमेरिकल है, बहुत भारी काम नहीं है, ठीक है ना, बहुत भारी काम नहीं है, ये सिंपल चीज है। केवल थोड़ा सा आपको LR का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना चाहिए था। बात सिर्फ घूम फिर कर इतनी सी थी कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी तो पहले जैसा ही है, देख लीजिए किया हुआ है। और निश्चित तौर पर लिमिटिंग रिएजेंट कोई हमारे लिए नया तो नहीं है, अनंत बार हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। यहां पर NaOH जो है वह लिमिटिंग रिएजेंट साबित हुआ, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमको वाटर के मोल बताने हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग हमको टोटल मोल कितने बताए हैं वो बताना है, टोटल मोल कितने बने हैं वो बताना है। उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगे कि हमने यहां क्या कहा है, उम्मीद है आप बात समझ रहे हैं, ठीक है। बढ़े आगे, देखिए अब एक और न्यूमेरिकल इस पर कर रहे हैं, इस पर कई तरह के न्यूमेरिकल देखेंगे भाई हम। देखिए अगला प्रश्न, दुर्बल अम्ल कोई हमारे पास है एवं दुर्बल क्षार, दोनों ही दुर्बल हैं, हेतु डेल्टा HIN क्या होता है अभी बताया था, वापस नहीं बता रहा, आयनीकरण लो बता दिया, डेल्टा HIN बताया था ना भाई। क्रमशः कितना 3.0 किलो कैलोरी तथा 1.0 किलो कैलोरी हो तो इनके परस्पर आपस में इनका उदासीनीकरण करा दिया, इनके परस्पर न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण से, इनके परस्पर न्यूट्रलाइजेशन से कितनी ऊष्मा मुक्त हुई होगी, इनके परस्पर उदासीनीकरण से कितनी ऊष्मा मुक्त होगी, ये हमको करना है यहां से।
न्यूट्रलाइजेशन से कितनी हीट निकलेगी यह आपको यहां पता लगाना है। कर सकते हैं, देखिए एक बार। है कि यहां फिलहाल क्या हो रहा है कि अम्ल और क्षार दोनों ही कैसे हैं, दुर्बल है। अम्ल भी आपका दुर्बल है, क्षार भी आपका दुर्बल है, दोनों वीक हैं। व्हाट यू हैव डन इज कि अम्ल और क्षार दोनों ही दुर्बल हैं। इतना सा एक्स्ट्रा एक स्टेप आपको दिखाई देती है। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, वही सूत्र आपका। भाई दोनों दुर्बल है तो दोनों के आयनीकरण ऊष्मा जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कैसे, देखो सूत्र यह था कि डेल्टा एच एन बराबर क्या होता है, -13.7। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि किलो कैलोरी में ही चल रहा मैटर। प्लस यहां पर डेल्टा एच आई एन किसकी ले लो, WA की। इसको WA HA कर देता हूं, या तो दुर्बल अम्ल HA, दुर्बल क्षार BOH। ठीक बात। तो दोनों की ऐड कर दीजिए आपस में। ये दोनों को हमने ऐड कर दिया परस्पर। एक HA है, एक BOH है। दोनों को हमने पास दोनों को जोड़ दिया क्योंकि दोनों दुर्बल हैं। यदि कोई एक दुर्बल होता तो किसी एक के लिए आयनीकरण ऊष्मा लेते। अब दोनों ही दुर्बल हैं, उनको आपस में ही आपने क्या कर दिया, मिला दिया। तो फिर निश्चित तौर पर यहां पर दोनों की ही न्यूट्रलाइजेशन एक साथ लेनी पड़ेगी। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी क्या होगा, ये आपका माइनस का 13.7 हो जाएगा, प्लस HA के लिए कितनी है, दुर्बल अम्ल है जो कि, तो वो 3 है। तो इसको बेटा ऐड कर दो यहां पर, है ना। ये तो प्लस का ही साइन आएगा मेरे भाई, और ये 1.0 है। सो फाइनली ये घट जाएगी और लेस नेगेटिव हो जाएगी, जैसा कि आपको दिखाई देता है। ये 10.7 किलो कैलोरी हो जाएगी। तो यहां पर उदासीनीकरण ऊष्मा के मान में कमी आ गई। दोनों के दुर्बल होने की वजह से ऐसा हुआ है। उदासीनीकरण ऊष्मा का मान फिलहाल घट गया है। एज यू कैन सी, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन whatever is predicted by your strong acid strong base calculation, उससे कम आ रहा है। सरल है। एक दुर्बल होता तो उसको यूज कर लेते, दोनों दुर्बल हैं तो दोनों को यूज कर लिया, प्रॉब्लम कहीं नहीं होनी चाहिए यहां पर। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन। जैसे कि हम कहें आपसे, दो प्रयोग किए भैया, देखिएगा, आओ प्रयोग करें। प्रयोग 1, 100 ml 0.1 m NaOH, 100 ml 0.1 m NaOH में मिलाया 100 ml 0.1 m HCl, बरोबर है दोनों। Q1 ऊष्मा निष्कासित हुई, Q1 हीट निकली। अब देखो जी, जो हीट निकलेगी भाई उसको कौन अवशोषित करेगा, ये जो विलियन है वही अवशोषित करेगा ना। और जो हीट निकली इनकी क्रिया से, उसको सबसे पहले अवशोषित कौन करेगा, कहां जाएगी वो विलियन, वो सॉल्यूशन। तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। उसमें अवशोषित कर रहा है विलियन, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही ना। तो यहां ताप में वृद्धि जो हुई है वो मान लेते हैं डेल्टा T1 ताप वृद्धि हुई है। ठीक है, ये अपना प्रयोग 1 था। ओके, अभी प्रश्न बनेगा, चिंता ना करें। पहले प्रयोग 2 करते हैं। एक्सपेरिमेंट 2, इसमें क्या किया हमने, ये 200 ml कर दिया 100 की जगह। 200 ml 0.1 m NaOH ले लिया और उसमें ही 200 ml 0.1 m HCl मिला दिया। इससे क्या हुआ, Q2 ऊष्मा निष्कासित हुई। ज्यादा हुई होगी अब की बार, बिल्कुल ज्यादा ही हुई होगी। इससे इस ऊष्मा को भी कौन ग्रहण करेगा, वही वॉल्यूम वहां पर डेल्टा T ताप में वृद्धि।
विलियन है ना। डेल्टा T1 ताप वृद्धि किसके, विलियन के, और किसका ताप बढ़ेगा, चलो कोई बात नहीं। विलियन के ताप में वृद्धि डेल्टा T1 आई, इधर विलियन के ताप में वृद्धि डेल्टा T2 है। अब भैया प्रश्न क्या, मुद्दे की बात पर आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रश्न यह है कि डेल्टा T1 व डेल्टा T2 के मध्य क्या संबंध है। व्हाट इज द कनेक्शन और रिलेशन बिटवीन डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2। ऑप्शन हम यहां देना चाहेंगे आपको निश्चित तौर पर। पहला ऑप्शन यह है बेटा कि डेल्टा T1 बराबर है डेल्टा T2 के, क्या ये सही है। दूसरा ऑप्शन है डेल्टा T1 बड़ा है डेल्टा T2 से, और तीसरा ऑप्शन है छोटा है। प्रश्न समझे हैं, दो प्रयोग कर दिया आज तो हमने, दो एक्सपेरिमेंट करवाए गए हैं। पहले में 100 ml एसिड बेस है, कुल वॉल्यूम हो गया 200 ml, और हीट Q1 रिलीज हो रही है, ताप में वृद्धि डेल्टा T1 हो रही है। दूसरा प्रयोग जब किया तो उसमें दोनों 200 ml ले लिए। अंतर समझ रहे हैं, पहले वाले में 100 और 100 है, दूसरे में 200 है। इससे Q2 ऊष्मा निकल रही है, बिल्कुल सही है, और उससे जो ताप में वृद्धि हो रही है वो डेल्टा T2 हो रही है। अब हमसे पूछा गया है कि भाई ये दोनों के बीच में क्या सही संबंध है। देखो एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि हमने क्या किया एक्चुअली। देखिए भाई, जब ये 100 ml है ना, तो कॉमन सेंस है कि इससे 10 मिलीमोल वाटर बन रहा होगा। अरे अभी तो हमने समझाया था कि पानी की मात्रा कितनी बनती है, कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले ही कि इससे आपको 10 मिलीमोल वाटर बन रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। और इससे जो Q1 ऊष्मा अब निकल रही है, जो भी निकल रही है, हमको मालूम है कि वो कितनी निकलेगी, वो निकाल भी सकते हैं, पर वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं। उसको कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर रहा है, 200 ml विलियन द्वारा अवशोषण हो रहा है। इसका अवशोषण 200 ml विलियन द्वारा हो रहा है। 200 ml विलियन द्वारा इसका अवशोषण होने से ताप में वृद्धि डेल्टा T1 हो रही है। यह कहानी आपको प्रश्न में दी गई है। यहां तक समझे हैं? ये तो प्रश्न ही वापिस लिखा है हमने, सिर्फ इतना बताया है कि 10 मिलीमोल वाटर के बन रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हीट निकल रही होगी, उसी के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, लेकिन आयतन 200 ml है। आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है वो 200 ml है। अब दूसरे वाले में क्या है मेरे भाई, ये 200 ml ले लिया इस बार, ये भी 200 ml ले लिया, दोनों को मिला दिया। अब ऐसे में 20 मिलीमोल वाटर के बनेंगे। कॉमन सेंस, पहले वाले में 10 मिलीमोल बन रहे थे तो यहां 20 मिलीमोल बनेंगे। अब जब 20 मिलीमोल बनेंगे तो ऊष्मा जो उत्सर्जित होगी वह Q2 होगी। ऊष्मा जो उत्सर्जित होगी वह Q2 होगी। कोई शक नहीं कि इस Q2 का मान दुगना होगा Q1 से। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले जो प्रश्न किया था उसमें मैंने बताया था कि वाटर के मोल्स पे ही तो सारा किस्सा डिपेंड करता है। यदि पहले वाले में Q1 ऊष्मा निकल रही है तो इस वाले में Q2 निकलेगी, और ये Q2 उस पहले वाले से जस्ट डबल भी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर, निश्चित ही तौर पर ये पहले वाले से डबल होगी। यस, वहां Q1 है, यहां Q2 है, लेकिन बच्चों इसे अवशोषित करने वाला आयतन भी तो डबल हो गया है। यानी यहां क्या हो रहा है, 400 ml विलियन द्वारा अवशोषण हो रहा है। ये अंतर है, ये यहां सरेआम डिफरेंस दिख रहा है कि अब के जो अवशोषण हो रहा है प्रभु, वह 400 ml द्वारा किया जा रहा है। तो देखो बेटा, ऊष्मा दुगनी कर दी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऊष्मा डबल हो गई, एकदम सही बात, लेकिन उसे अवशोषित करने वाला आयतन भी तो डबल हो गया। तो क्या ताप में वृद्धि अलग अलग होगी? नहीं,
क्योंकि जैसे ही ऊष्मा डबल हुई उसे अवशोषित करने वाला आयतन भी डबल हो गया, तो फिर ताप में वृद्धि समान हुई होगी, क्योंकि आपने उसी रेशो में वॉल्यूम को भी बढ़ा दिया, उसी रेशो में वॉल्यूम बढ़ गया है मेरे भाई। सो यहां डेल्टा T2 ताप में वृद्धि हुई होगी। और एक खास बात नजर आती है कि ये जो डेल्टा T2 एंड T2 वो डेल्टा T1 के बराबर होगा। यानी आंसर तो आपका फर्स्ट वन है, अब इसको हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। देखो बेटा, निकलने वाली ऊष्मा डबल हुई और देखिए ऊष्मा दुगनी हुई, परंतु उसे अवशोषित करने वाला वॉल्यूम भी तो डबल हो गया, उसे अवशोषित करने वाला आयतन भी दुगना हो गया। तो उसी रिस्पेक्ट में आपने वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, यानी कि द्रव्यमान तंत्र का। तो फिर ताप में वृद्धि समान रही। वहां यदि ताप 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तो यहां भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि उसी रिस्पेक्ट में वॉल्यूम भी डबल हो गया है। शायद आपने बचपन में कभी एक रिलेशन सुना होगा, Q बराबर ms डेल्टा T। यदि भौतिकी में अभी नहीं आया है तो बचपन में सुना होगा, अदरवाइज फिजिक्स में तो ये हीट चैप्टर में आ ही जाता है, 9th में भी आ जाता है, याद हो तो। यहां m क्या है बेटा? m यहां द्रव्यमान है, उस तंत्र का जो वॉल्यूम डबल होने पर डबल हुआ होगा। s विशिष्ट ऊष्मा होती है, सुने होंगे विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए ऊष्मा, ये आगे आ जाएगी, चिंता ना करें। और डेल्टा T जो है वो ताप परिवर्तन है। तो कॉमन सेंस है कि भैया ये डबल किया आपने, ये दुगना किया, हीट दुगनी रिलीज हुई, बहुत बढ़िया, दुगना हीट रिलीज हुई, लेकिन उसका द्रव्यमान भी आपने दुगना कर दिया। और जब दोनों ही दुगने कर दिए तो ये क्या रहेगा? समान, ये सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही डबल हो गए, क्यू भी डबल हो गया, द्रव्यमान भी डबल हो गया, तो डेल्टा T का मान समान होगा। डेल्टा T का मान यहां समान होगा। S यहां किसको कहते हैं? S यहां विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा कांस्टेंट होती है, ये तो कांस्टेंट है। स्पेसिफिक हीट सुने होंगे कभी ना कभी विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, नहीं सुने तो आगे आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये आपका कांस्टेंट होती है, इससे कोई लेन देना नहीं है। ये डबल किया, ये भी डबल हो गया। Q डबल है, M डबल हो गया, आयतन दुगना किया ना, तो फिर आपका ताप भी समान बढ़ेगा, अंतर नहीं आएगा, अंतर नहीं होगा मेरे भाई। हां, यदि इसी प्रश्न में आपसे ऐसा कहते कि ये जो ऊष्मा निकल रही है, इसको बाहर ले जाकर और किसी अन्य विलियन का ताप बढ़ाया जाए, कोई 1 लीटर कॉमन कर देते। प्रश्न समझ रहे हो कि वैरायटी चेंज हो सकती है, वेरिएशन आ सकता है। कैसा वेरिएशन आ सकता है? हमसे कहा जाए कि यहां जो ऊष्माएं निकल रही है ना, उसको उन्हें अवशोषित मत करने दो, कैसे भी करके उनको बाहर ले जाओ और किसी एक सेपरेट 1 लीटर का ताप बढ़ाओ, किसी 1 लीटर विलियन का ताप बढ़ाओ। इस केस में भी दोनों में सेम वॉल्यूम, तो फिर निश्चित तौर पर यहां ताप ज्यादा बढ़ता। क्यों? अरे दूसरे वाले में ऊष्मा ज्यादा निकल रही है, जब ऊष्मा ज्यादा निकल रही है तो ताप भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहां तो उसी रेशो में वॉल्यूम डबल हो रहा है, इसलिए ताप समान रहा। लेकिन यदि कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूं, दोनों के अंदर सेम वॉल्यूम रखकर प्रश्न पूछूं, अरे ऐसे एक काल्पनिक स्थिति दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं कि दोनों में वॉल्यूम कांस्टेंट करके फिर मैंने पूछा कि बताइए अब क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में समान ताप में वृद्धि होगी। ध्यान रखिएगा, इसी प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट देखने में आ सकता है, थोड़ा सा पेच फंस सकता है, इसी तरह के क्वेश्चन में पेच फंस सकता है। उम्मीद है समझ रहे होंगे क्या कहने की कोशिश की मैंने। अब समय आ गया है कि अगले ऊर्जा की तरफ चला जाए, 4th वन, और वह है बंद वियोजन ऊर्जा या ऊष्मा या एंथैल्पी, कुछ भी कीजिए। एवं बंद ऊर्जा।
भाई इसको तो बोलते हैं BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी, ये क्या नहीं है पता की कुछ नहीं है। देखो एक तो खुद ही नाम चिल्ला चिल्ला बोल रहा है कि मेरे को डिफाइन कर दो, परिभाषित कर दो मुझे। बंध वियोजन ऊर्जा, एक मोल बंध कोई सा भी हो, 1 मोल बॉन्ड हो, उसको ब्रेक करने के, क्योंकि प्रति मोल डिफाइन होती है सभी ऊर्जा, है ना। सो उसको ब्रेक करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ना, उसको बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। गैसीय अवस्था में डिफाइन है। तो बंध वियोजन ऊर्जा में तो कुछ भी नहीं है। बंध ऊर्जा का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। पहले BDE को बता देता हूं। BDE मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए BDE इसका मतलब है एक मोल बंध को गैसीय अवस्था में वियोजित करने हेतु क्या आवश्यक ऊष्मा या ऊर्जा, ठीक है ना, ऊर्जा के रूप में डिफाइन कर रहे तो ऊर्जा कह लो। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। क्या कहलाती है? बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। BDE कॉमन सेंस एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल बता देते हैं, कुछ भी नहीं। जैसे देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, मुझे इसको ब्रेक करने की इच्छा हो रही है, तो जो ऊर्जा लगेगी, मान लेते हैं x1 ऊर्जा लगती है, मान लेते हैं x1 ऊर्जा लगती है, तो इसकी जो बंध वियोजन ऊर्जा हो जाएगी वो भी x1 हो जाएगी, ठीक है ना। इसको ब्रेक करने के लिए जो चाहिए, मान लेते हैं 2 बॉन्ड हो तो फिर क्या करेंगे, मान लेते हैं अपने पास H2O है, अब H2O में तो 2 बॉन्ड है। ध्यान रखना इस बात को कि ये जो बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, पहला वाला, इसको ब्रेक करने के लिए कम ऊर्जा लगेगी, चाहे पहला इसको मान लो चाहे इसको मान लो, दोनों में थोड़ा अंतर आता है। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पहला जो बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, उसमें थोड़ी कम ऊर्जा लगती है, दूसरे में ज्यादा लगती है। एक जैसी ऊर्जा नहीं लगेगी। फर्स्ट बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कम लगेगी, सेकंड को ब्रेक करोगे थोड़ी ज्यादा लगेगी, और थर्ड बॉन्ड होता है इसमें तो और ज्यादा लगती है। यानी यहां जो X1 एवं X2 है, वह भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही कहलाएगी। यहां 2 प्रकार की बंध वियोजन ऊर्जाएं हैं भैया, 2 मोल बॉन्ड है ना प्रभु, ये दोनों ही ऊर्जाओं को आप बंध वियोजन ऊर्जा कहेंगे, BDE कहेंगे। पहले वाले में BDE एक ही है, ऑब्वियस सी बात है। सो बंध वियोजन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है। कोई बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना है, उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए। लेकिन फिर बंध ऊर्जा क्या है? बंध ऊर्जा क्या है? BE क्या है? कुछ नहीं है, बहुपरमाणुवीय अणु चाहिए इसके लिए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। बहुपरमाणुवीय अणु यानी कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों है बताता हूं अभी। में एक ही प्रकार के बंधों की BDE यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का औसत, अरे कोई सिंपल कॉन्सेप्ट लगता थोड़ा अजीब है कुछ भी नहीं, BE कहलाता है। अभी एग्जांपल बताऊंगा, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराओ नहीं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड हो तो उसमें अभी मैंने बताया कि उसकी BDE अलग अलग होगी, उनका लगा दो एवरेज, उनका निकाल दो एवरेज। उनका एवरेज निकाल दोगे ना तो अपने आप BDE आ जाएगा, या सॉरी BE आ जाएगा। एग्जांपल बताता हूं, देखो घबराओ नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे वाटर है, लेट्स वी हैव अ वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा,
अभी मैंने समझाया था इसको ब्रेक करना है x1, इसको ब्रेक करना है x2, तो बेटा x1 और x2 ये तो है B D E, लेकिन x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 ये BE है। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 ये B D E का एवरेज BE कहलाता है। इनका जो औसत है वह बॉन्ड एनर्जी कहलाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में। अभी जैसा मैंने समझाया कि स्लाइटली डिफरेंस है दोनों के बीच में, थोड़ा थोड़ा अंतर। दूसरा, जैसे CH4 मॉलिक्यूल हो तो फिर भाई CH4 में तो 4 बॉन्ड एक जैसे हैं, बिल्कुल इसमें तो 4 बॉन्ड हैं, इसमें तो 4 बॉन्ड एक जैसे हैं। तो मान लेते हैं इसको ब्रेक करने के लिए x1, किसी को भी x1 मान लो भाई, कोई कानून नहीं है, ये x3, x1 का मतलब पहला बॉन्ड ब्रेक कर लो। तो यहां तो 4 बॉन्ड हैं एक जैसे, तो ये बेटा x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ये तो सब अलग अलग BDE हैं, यानी कि ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन, ये भी थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। पर यदि मैं इनका एवरेज ले लूं तो उसे BE यानी बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो इसका एवरेज यदि ले लिया जाए कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4 कर दूं ना, तो भाई ये BE हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपके सामने है, देखें दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो सिंपल किसी भी एक मोल बॉन्ड के लिए डिफाइन हो सकती है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट एवरेज का कॉन्सेप्ट है। एक ही प्रकार की सेम टाइप ऑफ बॉन्ड के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज यदि ले लिया जाए, बंद वियोजन ऊर्जाओं का औसत यदि ले लिया जाए, एवरेज यदि ले लिया जाए, तो उसे हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, ठीक है ना, इज नॉन एज, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज नॉन एज, एनर्जी इज नॉन एज बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज ही बॉन्ड एनर्जी कहलाता है। उम्मीद है ये बात आप समझ रहे होंगे, ये बात आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के मध्य किस प्रकार का संबंध है, क्या रिलेशन दोनों के बीच में है। उम्मीद है आप बात समझे होंगे दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन दोनों के मध्य क्या संबंध है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिंपल था। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए डिफाइन है मेरे भाई, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए डिफाइन है, जबकि बॉन्ड एनर्जी एवरेज है, औसत है। ठीक है ना, लास्ट वाला जो है वो आपका एवरेज के फॉर्म में दिखाया जाता है, बॉन्ड एनर्जी एक एवरेज के फॉर्म में दिखाया जाता है, ये हम कहना चाह रहे थे। इस पर एक प्रश्न, एक न्यूमेरिकल बहुत आसान सा, देखो CH4 है हमारे पास, उसका पूरा डेल्टा H हमारे को दे रखा है, यानी कि उसकी जो उष्मा है, समाहित उष्मा, हीट कंटेंट, कुछ भी कह लो उसको, हीट कंटेंट बोल दो उसको, यानी उसकी कुल ऊर्जा एक तरह से है ना, वह हमको x1 के रूप में दे रखी है, और एक और अणु है C2H6, उसको x2 के रूप में दे रखा है। ये इनकी डेल्टा H दी हुई है, यानी इनकी कुल ऊर्जा। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, कार्बन कार्बन बंद ऊर्जा ज्ञात करो। प्रश्न यह है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, कार्बन कार्बन बंद ऊर्जा कितनी होगी, यह हमसे पूछा गया है। तो देखो बच्चों, CH4 के अंदर आपको मालूम है ना कि CH4 में 4 CH बॉन्ड हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि CH की बंद ऊर्जा, CH की बॉन्ड एनर्जी x1/4 होगी, क्योंकि जो उसकी कुल ऊर्जा है वो उसकी बॉन्ड की वजह से ही तो है। मैं कह सकता हूं ना कि CH की जो बंद ऊर्जा आएगी वो x1/4 होगी, क्योंकि उसकी कुल ऊर्जा x1 है, उसकी कुल ऊर्जा x1 दे रखी है आपको। सो एक बॉन्ड की एनर्जी x1/4 हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए सिंगल बॉन्ड, ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड इज कमिंग आउट टू बी x1/4 होगी ये। और C2H6 में क्या क्या है मेरे भाई, व्हाट इज देयर इन द C2H6 में आपको मालूम है कि ये इसमें 6 तो CH बॉन्ड है,
और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो मैं कह सकता हूं ना, इसका जो हीट कंटेंट है ना C2H6 का, वो बराबर होगा किसके, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी के, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी के इनटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी के। निश्चित तौर पर इसको हम इस योग के बराबर मान सकते हैं, निश्चित तौर पर हम इसको योग के बराबर मान सकते हैं। अब C2H6 का ये X2 हो गया, कार्बन कार्बन तो निकालनी है, प्लस 6 इंटू यह कितनी है, यह X1/4 है। अरे भैया वो तो CH बॉन्ड तो इसमें भी है, CH बॉन्ड इसमें भी, तो उसकी एनर्जी में यहां इस्तेमाल कर सकता हूं ना, पर यहां 6 बॉन्ड है। सो अब मुझे यहां निकालना था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी क्या है, तो वह हो जाएगी बेटा, वह हो जाएगी X2 - 3X1/2। क्या किया भाई, सबसे पहले CH4 वाले की मदद से मैंने क्या ज्ञात कर लिया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी। उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी को वहां फिट कर दिया, क्योंकि इसका टोटल हीट कंटेंट, इसकी कुल ऊर्जा एक तरह से मुझे दी हुई है X2 के रूप में। कुल ऊर्जा मुझे X2 के रूप में गिवन थी, मुझे X2 के रूप में कुल ऊर्जा गिवन थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड एनर्जी मैंने यहां इस्तेमाल कर ली। CH4 की मदद से प्राप्त की गई बॉन्ड एनर्जी मैंने वहां फिट कर दी, तो मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगी X2 - 3X1/2। 3 और 2 कहां से आए, तो 6 और 4 से आ गए, 2 से काट दूंगा। समझ रहे हैं, ये मानते हुए कि CH4 की कुल ऊर्जा उसके 4 बॉन्ड की वजह से है, और C2H6 की जो कुल ऊर्जा है वो उसके एक कार्बन कार्बन बॉन्ड और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। एक कार्बन कार्बन बॉन्ड और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। ठीक है, इस चीज को दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, देखिए सुनिए और समझिए। सबसे पहले बच्चों, आज बात हमने स्टार्ट की न्यूट्रलाइजेशन से। सिंपल था, 2 तरह से न्यूट्रलाइजेशन डिफाइन होता है, या तो एक तुल्यांक अम्ल के लिए या एक तुल्यांक क्षार के लिए। यानी अम्ल और क्षार की बात करो तो तुल्यांक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि हमेशा एक तुल्यांक अम्ल से 1 मोल H+ आता है, एक तुल्यांक क्षार से 1 मोल OH- आता है, तो फिर इसको हमने जल के रूप में भी परिभाषित कर दिया है। यानी आप इसको 2 तरह से डिफाइन कर सकते हो, दोनों तरह से हमने इसको डेल्टा HN कहा है, या तो एक तुल्यांक अम्ल क्षार बोलो या 1 मोल H2O बोलो, सेम बात है। एक तुल्यांक अम्ल क्षार कह दो या फिर 1 मोल H2O बोल दो, दोनों ही रूपों में यू कैन डिफाइन इट, आप इसे परिभाषित कर सकते हो। अम्ल और क्षार दोनों प्रबल होने पर डेल्टा HN का मान फिक्स होता है, क्योंकि मूल रूप से वो इस प्रोसेस की हीट है। लेकिन यदि इनमें से कोई भी एक दुर्बल हुआ, दोनों में से कोई भी यदि एक दुर्बल हुआ, तो निकलने वाली ऊष्मा कम हो जाएगी, 13.7 नहीं रह पाएगी, बल्कि इससे कम होगी, क्योंकि ऊष्मा का कुछ भाग आयनित करने के लिए प्रयुक्त हो जाएगा, आयनन करने के अंदर खर्च हो जाएगा। ठीक है, और उस आयनीकरण ऊष्मा का मान साधारणतया पॉजिटिव होता है, लेकिन HF जैसे केस में ये नेगेटिव भी हो सकता है। उसकी वजह से इसकी जो HIN है वो नेगेटिव हो जाती है, और डेल्टा HN मोर नेगेटिव हो जाती है, 13.7 से भी ज्यादा। फिर हमने ये बात की यहां पर कि यदि कोई पर्टिकुलर आपको वॉल्यूम और मोलैरिटी या कंसंट्रेशन दे रखी हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये 0.1 m है, ठीक है ना, 0.1 m है, ठीक है। तो सिंपल बात है, आपको वाटर कितना बना वो पता करना है मूल रूप से, और वाटर से आप आसानी से पता लगा सकते हो। जैसे यहां पर 10 मिलीमोल बन रहा था, 1 मोल के लिए 13.7 है। ये मैं फिर कह रहा हूं 13.7 तब तक ही है जब तक आपको डेल्टा HN कोई वैल्यू दी नहीं गई हो। यदि पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है ना, तो फिर अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, और जो वैल्यू गिवन है उसका यूज करना है, अदरवाइज 13.7 यूज करना है। सेम क्वेश्चन था H2SO4 वाला, थोड़ा LR का इसमें यूज आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट वाला थोड़ा सा इसमें यूज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये LR साबित हुआ तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसी के संगत वाटर बनेगा, इसी के संगत वाटर बनेगा। वहां 15 है तो ये भी 15 कर दी है, बस आगे की तो कहानी बहुत सिंपल थी, जैसे पिछले प्रश्न में किया था वैसा इसके अंदर हो जाएगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हेतु डेल्टा HIN के मान इतने इतने, ये बहुत आसान प्रश्न था। यदि इनमें से कोई एक दुर्बल होता तो उसी की हीट लेते, दोनों दुर्बल है, दोनों की हीट ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत इजी डी,
इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छा सवाल था, थोड़ा ट्रिकी था। दो प्रयोग हमने यहाँ करवाए हैं, दोनों में ऊष्मा निकल रही है। ताप में वृद्धि कितनी होगी आपसे पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आयतन उसी अनुपात में बढ़ रहा है। यहाँ 200 ml टोटल था पहले वाले में, दूसरे में 400 हो गया है, तो आयतन उसी रेशो में बढ़ रहा है, तो फिर ऊष्मा डबल होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। जैसे पानी गर्म कर रहे हैं आप गैस पर, और आपने गैस की नोब को तेज कर दिया, ऊष्मा को तेज कर दिया, लेकिन आपने पानी को भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया, पानी और ऐड कर दिया, तो फिर ताप कैसे बढ़ेगा उसका? आप ऊष्मा बढ़ाते जा रहे हो, पानी बढ़ाते जा रहे हो। हाँ, आप पानी कांस्टेंट रखोगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन वॉल्यूम भी उसी रेशो में बढ़ाते जाओगे जैसे हीट बढ़ रही है, तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाएगा। समझ रहे? ये उसी का स्पष्टीकरण चल रहा है पूरा, ठीक है। फिर हमने बात की बंध वियोजन ऊर्जा, और बंध ऊर्जा की बहुत सिंपल है, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज बॉन्ड एनर्जी होता है। एक ही जैसे बॉन्ड होने चाहिए, जैसे वाटर के अंदर ये एक ही तो बॉन्ड है भैया, सेम ही तो बॉन्ड है, ये X1 ये X2, इसका एवरेज बॉन्ड एनर्जी हो जाता है। यहां आपको उदाहरणों से समझाया गया। फिर एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें सिंपल है, CH4 की कुल ऊर्जा दे रखी थी, C2H6 की कुल ऊर्जा दे रखी थी, उसकी कुल ऊर्जा किसका योगदान मानी जाएगी? उसमें उपस्थित बंधों का योगदान मानी जाएगी। C2H6 में कौन कौन से बॉन्ड थे? एक कार्बन कार्बन था और 6 कार्बन हाइड्रोजन थे। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा सा देखिए, मेहनत मांगता है, मैंने पहले भी कहा था इसको, यदि कोई दिक्कत है तो फिर से एक बार देखिएगा और प्रॉपर वे में नोट्स बनाकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।